नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम कोटा संभाग पढ़ रहे हैं। फिर बात आती है कि कोटा जिले में और कौन सा मंदिर है। बात आती है कि कोटा जिले में और कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों, कोटा जिले में साहब आपके एक मंदिर है और इसका नाम है चार चौमाका शिव मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, कोटा जिले में एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है चार चौमाका शिव मंदिर। एकदम क्लियर। और दोस्तों, पूछा जाए कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, पूछा जाए कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो चार चौमाका शिव मंदिर है दोस्तों, जो चार चौमाका शिव मंदिर है, इसकी विशेषता है कि यह कोटा रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर कोटा रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ध्यान रखना, कोटा रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर किसे कहा जाता है? चार चौमाके शिव मंदिर को। समझ जाओगे दोस्तों, कोटा रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हुआ दोस्तों? आपके चार चौमाका शिव मंदिर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा सब आपके कोटा में एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है विभीषण मंदिर। कोटा में एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है विभीषण मंदिर। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि विभीषण मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? कैथून में। पूछ लिया जाए कि विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून में। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ केवल विभीषण के शीश की पूजा होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ केवल विभीषण के शीश की ही पूजा होती है, अर्थात केवल विभीषण का सिर पूजा जाता है, पूरा शरीर नहीं पूजा जाता है। विभीषण के शीश की पूजा की जाती है दोस्तों यहाँ। एकदम क्लियर, पहली बात। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो मंदिर है ना, ये राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। दोस्तों, यह राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। ये भी ध्यान रखना कि यह राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। एकदम क्लियर यहाँ तक तो दोस्तों। चलो आगे, दो बातें। अच्छा साहब, आपके जो अगला मंदिर है साहब आपके राजस्थान कोटा में, वो है बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ दोस्तों जो अगला मंदिर है वो है बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर। ठीक। और दोस्तों, यहाँ जो चौथा महत्वपूर्ण मंदिर है वह है मथुराधीश का मंदिर। ये दोस्तों आरपीएससी में पूछा जा चुका है, शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों, यहाँ जो चौथा मंदिर है उसका नाम है मथुराधीश का मंदिर। यहाँ जो अगला मंदिर होगा वो कौन सा होगा? मथुराधीश का मंदिर। ये लो साहब, हो गया मथुराधीश का मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। ठीक। अच्छा साहब, एक बार फिर समझना दोस्तों, कोटा में कौन कौन से मंदिर हैं? कंसुआ का शिव मंदिर कब बनाया गया था? 8वीं शताब्दी में। निर्माण किसने कराया था? मौर्य शासक धवल ने। राजस्थान में वर्णित अंतिम मौर्य शासक के मौर्य शासक धवल का उल्लेख मिलता है कंसुआ शिलालेख में। ठीक। अगली बात, चार चौमाका शिव मंदिर कोटा में है। इसे कोटा रियासत का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा कैथून में है। यहाँ केवल विभीषण के शीश की पूजा होती है। बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर भी है और मथुराधीश मंदिर भी है। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मथुराधीश मंदिर है ना दोस्तों, ये जो मथुराधीश मंदिर है, ये मथुराधीश मंदिर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। समझो दोस्तों, ये जो मथुराधीश मंदिर है यह वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मथुराधीश है ना, यह वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों, जो वल्लभ संप्रदाय है ना, इस वल्लभ संप्रदाय को कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय। ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसे कहा जाता है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। एकदम क्लियर। जो वल्लभ संप्रदाय है इसे क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। एकदम क्लियर। तो वल्लभ संप्रदाय के दो नाम याद रख लेना, एक तो इसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है और एक क्या कहा जाता है? इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। ठीक। फिर बात आती है कि जो मथुराधीश का मंदिर है दोस्तों, जो मथुराधीश का मंदिर है, इस मथुराधीश के मंदिर की स्थापना किसने की थी?
पूछा जाए कि जो मथुराधीश का मंदिर है, इस मथुराधीश के मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, विट्ठलनाथ जी ने की थी। पूछा जाए कि मथुराधीश के मंदिर की स्थापना किसने की थी, विट्ठलनाथ जी ने। अब दोस्तों जो विट्ठलनाथ जी है ना, ये 2 बार आपके काम आएंगे, समझना। मथुराधीश के मंदिर की स्थापना किसने की, विट्ठलनाथ जी ने, और विट्ठलनाथ जी 2 बार आपके काम आएंगे। एक बार तो क्या काम आएंगे कि विट्ठलनाथ जी के द्वारा मथुराधीश मंदिर की स्थापना की गई थी, ठीक। और दोस्तों ये जो विट्ठलनाथ जी हैं दोस्तों, इन्हीं विट्ठलनाथ दोस्तों, ये जो विट्ठलनाथ जी हैं, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की भी स्थापना की थी। दोस्तों जो विट्ठलनाथ जी हैं, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की भी स्थापना की थी। समझ जाओगे ना दोस्तों। तो विट्ठलनाथ जी 2 जगह काम आएंगे। एक तो क्या काम आएंगे कि विट्ठलनाथ जी ने आपके मथुराधीश के मंदिर की स्थापना करी, ठीक। और दोस्तों मथुराधीश मंदिर किस संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा जाता है, रुद्र संप्रदाय और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। विट्ठलनाथ जी एक तो मथुराधीश मंदिर के लिए काम आएंगे और एक विट्ठलनाथ जी अष्टछाप कवि मंडली के लिए काम आएंगे। अर्थात इन्होंने हिंदी साहित्य के 8 कवियों का एक समूह बनाया था जिसे कहा जाता है अष्टछाप कवि मंडली, ठीक। अब बात आती है कि जो अष्टछाप कवि मंडली है, इस अष्टछाप कवि मंडली में कौन कौन शामिल थे, एकदम क्लियर पूछा जाएगा कि अष्टछाप कवि मंडली में कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों मैं 8 कवियों के नाम लिख रहा हूँ। एक का नाम है कुंभनदास, एक का नाम है नंददास, ठीक। दोस्तों एक का नाम है परमानंद दास। ये दोस्तों सब अष्टछाप कवि मंडली के कवि हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। दोस्तों एक का नाम है कृष्णदास, समझ जाओगे ना भैया, ठीक। दोस्तों एक का नाम है चतुर्भुज दास, ठीक। दोस्तों एक का नाम है सूरदास, जानते हो ना सूरदास को दोस्तों, ठीक। और दोस्तों एक का नाम है गोविंद स्वामी, ठीक। और दोस्तों एक का नाम है चीत स्वामी, समझ जाओगे। इन्हें कहा जाता है अष्टछाप कवि मंडली, एकदम क्लियर समझ जाओगे। और अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी, मथुराधीश ने, सॉरी विट्ठलनाथ जी ने, समझ जाओगे। तो कोटा में कौन सा मंदिर है, मथुराधीश का मंदिर, किसने बनाया था, विट्ठलनाथ जी ने। ये किस संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा जाता है, रुद्र संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। अच्छा विट्ठलनाथ जी ने किसकी स्थापना की थी, अष्टछाप कवि मंडली की। अष्टछाप कवि मंडली के कवि कौन कौन है, कुंभनदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। समझ जाओगे क्या दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो सूरदास है ना, इन्हें कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज, एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। जो सूरदास है इन्हें कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। अगर पूछ लिया जाए कि सूरदास क्या कहलाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। किन्हें कहा जाता है, सूरदास को। क्लियर, चलो आगे भी हूँ, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि जो कोटा है, दोस्तों बात आती है कि जो कोटा है। अच्छा दोस्तों चलो एक बात और करते हैं, समझना। अब मैंने कहा कि जो मथुराधीश का मंदिर है, दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो मथुराधीश का मंदिर है, ये मथुराधीश, दोस्तों मैंने बताया कि जो मथुराधीश मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय का है, ठीक। मैंने कहा कि जो मथुराधीश मंदिर है ये किस संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का, हो गया ना भाई, ठीक। फिर बात आती है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के साथ आपके कितने मंदिर हैं। दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर हैं, ठीक। और पूछा जाए सॉरी राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के साथ आपके 5 मंदिर हैं। राजस्थान में तो वल्लभ संप्रदाय के 5 मंदिर हैं, ठीक। और पूछा जाए कि पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं, 7। राजस्थान में 5 हैं, भारत में 7 हैं। अच्छा फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में 5 मंदिर कौन कौन से हैं वल्लभ संप्रदाय के, एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, एक का नाम है श्रीनाथ जी, दोस्तों एक का नाम क्या है, श्रीनाथ द्वारा, एकदम क्लियर, ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। एक का नाम है द्वारकाधीश,
एक का नाम क्या है द्वारकाधीश, ये भी साहब वल्लभ संप्रदाय का है। ठीक दोस्तों, एक का नाम है मथुराधीश, ये भी वल्लभ संप्रदाय का है। ठीक दोस्तों, एक का नाम है गोकुल चंद्र जी, गोकुल चंद्र जी, ये भी वल्लभ संप्रदाय का है। और दोस्तों एक का नाम है मदन मोहन जी, क्या नाम है मदन मोहन जी, ये भी वल्लभ संप्रदाय का है। ठीक, ये तो हो गए राजस्थान में। अगर भारत की बात करें तो साहब आप दोस्तों देखना, अगर भारत की बात करें तो भारत में है एक बालकृष्ण जी, दोस्तों भारत में एक बालकृष्ण जी। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपके यूपी में। और दोस्तों साहब आपके एक मंदिर है गोकुलनाथ जी मंदिर, दोस्तों एक मंदिर है। दोस्तों जो बालकृष्ण जी है ना, ये गुजरात में है, यूपी में दोस्तों, ये तो है गुजरात में, एकदम क्लियर। और दोस्तों जो गोकुलनाथ जी हैं, जो गोकुलनाथ जी हैं, ये सब आपके कहाँ हैं, यूपी में। तो हो गए 5 और 2 7। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कुल कितने मंदिर हैं, 5। राजस्थान में तो है 5 मंदिर और भारत में है 7 मंदिर। ठीक, 5 मंदिर, नाथ द्वारा, द्वारकाधीश, मथुराधीश, गोकुल चंद्र और मदन मोहन जी। भारत में बालकृष्ण और गुजरात में और गोकुलनाथ जी। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना दोस्तों। फिर बात आती है कि कोटा में हस्तशिल्प के लिए किसे जाना जाता है। बात आती है कि कोटा में हस्तशिल्प के लिए किसे जाना जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि साहब आपके कोटा में हस्तशिल्प कला है या नहीं है, और है तो साहब आपके कौन सी है, एकदम क्लियर। तो दोस्तों ना कोटा में साहब आपके जो हस्तशिल्प कला है ना, वो कोटा डोरिया की साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात दोस्तों यहाँ कोटा डोरिया की साड़ियाँ, एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ कोटा डोरिया की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और दोस्तों ये राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प कला में सम्मिलित हैं, एकदम क्लियर। कोटा डोरिया की साड़ियाँ यहाँ बनाई जाती हैं और दोस्तों ये राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प कला में प्रसिद्ध हैं। फिर बात आती है कि कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। पूछा जाए कि कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हैं, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, कैथून। क्या बताओगे, कैथून। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर हम कोटा जिले के उद्योग की बात करें, अगर दोस्तों हम कोटा जिले के उद्योग की बात करें कि साहब आपके यहाँ कौन कौन से उद्योग हैं, तो आप क्या बताओगे कि कोटा में एक तो है श्री राम फर्टिलाइजर्स, दोस्तों एक तो यहाँ है श्री राम फर्टिलाइजर्स। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, यहाँ एक है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ एक सेमकोर ग्लास फैक्ट्री भी है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पिक्चर ट्यूब बनाई जाती हैं सेमकोर ग्लास में, एकदम क्लियर, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, एकदम क्लियर दोस्तों। 2 बातें। ठीक दोस्तों, अब आपकी तीसरी बात, यहाँ एक उद्योग और है और उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। साहब आपके क्या नाम है, चंबल फर्टिलाइजर्स। ठीक दोस्तों, और फिर पूछा जाए कि साहब आपके इसके अलावा दोस्तों यहाँ क्या है, तो दोस्तों श्री राम है, सेमकोर है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, और दोस्तों यहाँ एक उद्योग और है जिसका नाम है श्री राम रेयंस। श्री राम रेयंस दोस्तों ये कोटा जिले के प्रमुख उद्योग हैं, समझ जाओगे। श्री राम फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर दोस्तों ये खाद निर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। सेमकोर दोस्तों यहाँ पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। श्री राम रेयंस दोस्तों ये कोटा जिले के प्रमुख उद्योग में सम्मिलित हैं। चलो दोस्तों आगे। ठीक, फिर दोस्तों हम बात करते हैं, दोस्तों फिर हम बात करते हैं कोटा जिले की प्रमुख छत्रियों की। दोस्तों हम बात करते हैं कोटा जिले की प्रमुख छत्रियों की। तो दोस्तों कोटा जिले की अगर हम दोस्तों छत्रियों की बात करें तो साहब यहाँ दोस्तों अगर हम कोटा जिले की छत्रियों की बात करते हैं, अगर हम कोटा जिले की छत्रियों की बात करते हैं तो दोस्तों नाम आएगा, आपने नाम सुना होगा मेजर बर्टन का। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मेजर बर्टन का, एकदम क्लियर। पूछा जाए कि मेजर बर्टन कौन है, तो दोस्तों ये वही मेजर बर्टन है जिसकी साहब आपके कोटा के क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। क्लियर। तो दोस्तों मेजर बर्टन की छत्ती साहब आपके कहाँ है, कोटा जिले में। पूछा जाएगा कि जो मेजर बर्टन है, इस मेजर बर्टन की साहब छतरी कहाँ बनी हुई है, कोटा में। फिर बात आती है कि जो मेजर बर्टन है इसकी हत्या कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति में।
दोस्तों 1857 की क्रांति में इसकी हत्या की गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो मेजर बटन है इसकी हत्या कब की गई थी? 1857 की क्रांति में की गई थी। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि 1857 की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे कोटा के? पूछा जाए कि 1857 क्रांति में कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1857 क्रांति में साहब आपके जो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों, उनमें एक नाम आता है जे दयाल का। ठीक दोस्तों, एक नाम आता है हरदयाल का। ठीक दोस्तों, एक नाम आता है नारायण सिंह का। जे दयाल, हरदयाल, नारायण सिंह। ठीक दोस्तों, एक नाम था भवानी सिंह का। ठीक, जे दयाल, हरदयाल, नारायण सिंह, भवानी सिंह और दोस्तों मेहराब खां। ठीक दोस्तों, यह कोटा जिले के प्रमुख क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति में। ठीक, और दोस्तों जब कोटा में क्रांति हुई ना, उस समय कोटा के जो पीए थे दोस्तों, उस समय कोटा के जो पीए थे, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन थे? मेजर बर्टन। जब क्रांति हुई उस समय कोटा के पीए कौन थे? मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन की साहब आपकी हत्या करके गर्दन को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ठीक, और मेजर बर्टन की छतरी कहाँ बनी हुई है? कोटा में बनी हुई है, समझ जाओगे। और पूछा जाए कि जब 1857 की क्रांति हुई, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कोटा के शासक कौन थे? पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? हाड़ा राम सिंह। ठीक, पूछ लिया जाए कि 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? हाड़ा राम सिंह द्वितीय। कौन से दोस्तों? हाड़ा राम सिंह द्वितीय। समझ लो ना, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कोटा के शासक थे हाड़ा राम सिंह द्वितीय। दोस्तों हाड़ा राम सिंह द्वितीय से एक प्रश्न बनता है, समझना। 1857 की क्रांति से पूर्व हाड़ा राम सिंह को दी जाती थी 17 तोपों की सलामी। 1857 की क्रांति से पूर्व हाड़ा राम सिंह को दी जाती थी 17 तोपों की सलामी और क्रांति के बाद दी गई 13 तोपों की सलामी। क्रांति के बाद दी गई 13 तोपों की सलामी। क्रांति के समय तो दिए दोस्तों, समझना, 17 तोपों की सलामी कब दी जाती थी? क्रांति से पूर्व, एकदम क्लियर। और दोस्तों क्रांति के बाद, दोस्तों क्रांति के बाद साहब आपके कितनी तोपों की सलामी दी गई थी? 13 तोपों की सलामी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था आरटेट 2012 में जैसलमेर की परीक्षा में, और पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन शासक है जिसे दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या को कम कर दिया गया था? हाड़ा राम सिंह। निम्न में से वह शासक जिसे दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या को कम कर दिया गया था? हाड़ा राम सिंह। एकदम क्लियर। क्रांति के पहले 13, क्रांति के बाद क्रांति के पहले 17, क्रांति के बाद 13। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जब कोटा में क्रांति हुई थी ना, तो कोटा की क्रांति का नियंत्रण किया था मदन पाल ने। एकदम क्लियर दोस्तों, कोटा की क्रांति का जो नियंत्रण है वो किया था मदन पाल ने। एकदम क्लियर। मदन पाल ने साहब आपके अंग्रेजों का सहयोग किया था। कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? मदन पाल ने। और दोस्तों पूछा जाए कि ये मदन पाल कहाँ का शासक था? करौली का। पूछा जाए कि मदन पाल कहाँ का शासक था? करौली का। एकदम क्लियर। और दोस्तों ये वही मदन पाल है जिसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती, दोस्तों ये वही मदन पाल है जिसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती करौली आए थे। समझ जाओगे दोस्तों, एकदम क्लियर। देखो मेजर बटन साहब आपके क्या क्या क्लियर कर गया। मेजर बटन की छतरी कहाँ बनी हुई है? कोटा में। अच्छा, इस मेजर बटन की हत्या कब हुई थी? 1857 क्रांति में। अच्छा, 1857 की क्रांति में कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी जे दयाल, हरदयाल, नारायण सिंह, भवानी सिंह, मेहराब खां। जब कोटा की क्रांति हुई उस समय कोटा के शासक कौन थे? हाड़ा राम सिंह। हाड़ा राम सिंह को क्रांति से पहले दी जाती थी 17 तोपों की सलामी, जिसे क्रांति के बाद कर दिया गया था 13 तोपों में। ठीक, तो वह शासक जिसे दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या को कम कर दिया गया था हाड़ा राम सिंह। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, कोटा की क्रांति को नियंत्रित करने में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? करौली के मदन पाल ने। और दोस्तों ये वही मदन पाल है साहब जिसे
दोस्तों साहब जिसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती राजकीय अतिथि बनकर साहब आपके कहाँ आए थे, कोटा आए थे। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है, जब हम कोटा की बात कर रहे हैं तो बात आती है कि दोस्तों कोटा और बूंदी के रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है। दोस्तों कोटा और बूंदी के रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है और पूछा जाएगा कि उस गुरुद्वारे का नाम क्या है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, आगमगढ़ गुरुद्वारा। दोस्तों कोटा बूंदी के रास्ते में एक साथ गुरुद्वारा पड़ता है और उसे कहा जाता है आगमगढ़ गुरुद्वारा। साहब आपके क्या कहा जाता है, आगमगढ़ गुरुद्वारा। साहब ये कहाँ है आपको दोस्तों, कोटा में है। एकदम क्लियर। अगली बात, फिर बात आती है कि कोटा जिले में प्रमुख मकबरे कौन से हैं। पूछा जाए कि कोटा जिले में प्रमुख मकबरे कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ दो मकबरे बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है केसर खां का मकबरा। दोस्तों एक तो है यहाँ केसर खां का मकबरा, यह बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर। और दोस्तों एक है यहाँ डोकर खां का मकबरा। एक तो केसर खां का मकबरा है और एक डोकर खां का मकबरा है। ये दोनों कोटा जिले के प्रमुख मकबरे हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, प्रमुख गुरुद्वारा तो आगमगढ़ गुरुद्वारा और मकबरा केसर खां का मकबरा, और दोस्तों क्या होगा, डोकर खां का मकबरा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि कोटा जिले के प्रमुख महल कौन से हैं। दोस्तों फिर प्रश्न उठता है कि कोटा जिले में प्रमुख महल कौन कौन से हैं। प्रश्न उठता है कि कोटा जिले में प्रमुख महल कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों साहब आपके यहाँ तो एक तो है जग मंदिर। एकदम क्लियर। दोस्तों एक है यहाँ अभेड़ा महल, एक तो है जग मंदिर। दोस्तों एक है अभेड़ा महल। दोस्तों एक है यहाँ अबली मिणिका महल। एकदम क्लियर। दोस्तों यहाँ जगमंदिर है, अभेड़ा महल है और दोस्तों यहाँ अबली मिणिका महल भी है। एकदम क्लियर। दोस्तों किसका महल है, अबली मिणिका महल। तो दोस्तों जगमंदिर है, अभेड़ा महल है और दोस्तों साहब आपके यहाँ अबली मिणिका महल है। और दोस्तों साहब आपके कोटा के शासक थे महाराव ब्रज सिंह जी, और दोस्तों उनके नाम से यहाँ एक महल बनाया गया है, नाम है ब्रज विलास महल। क्या नाम है, ब्रज विलास महल। समझ जाओगे। तो जगमंदिर, अभेड़ा महल, अबली मिणिका महल और ब्रज विलास महल ये कोटा जिले के प्रमुख महल हैं। दोस्तों जो अबली मिणिका महल है ना, इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। दोस्तों जो अबली मिणिका महल है इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। ठीक। दोस्तों जो अबली मिणिका महल है, दोस्तों पूछा जाएगा कि अबली मिणिके महल का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, हाड़ा मुकुंद राव ने। पूछा जाए कि अबली मिणिके महल का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, हाड़ा मुकुंद राव ने कराया था। ठीक। और इस अबली मिणि को कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। ठीक। अगर दोस्तों फिर बात आती है कि अगर अबली मिणि का महल हाड़ौती का ताजमहल है तो राजस्थान में प्रमुख ताजमहल कौन कौन से हैं। अगर अबली मिणिका महल हाड़ौती का ताजमहल है तो राजस्थान में प्रमुख ताजमहल कौन कौन से हैं। दोस्तों ये बात मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। अगर कोई बात आती है मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा ताकि आपका ज्ञान स्थायी हो, मजबूत हो। ठीक। तो दोस्तों राजस्थान का साहब आपके जो एक ताजमहल है उसका नाम है जसवंत थड़ा। एकदम क्लियर, जसवंत थड़ा। और पूछा जाएगा कि जसवंत थड़ा कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। दोस्तों फिर बात आती है कि राजस्थान का साहब आपके और ताजमहल कहाँ हैं, तो दोस्तों राजस्थान में एक ताजमहल है अबली मिणिका महल। क्लियर, अबली मिणिका महल। दोस्तों इसे भी साहब आपके क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल। ये कहाँ है, कोटा में। ठीक। दोस्तों फिर साहब आपके जो अगला ताजमहल है वो है साहब आपके शेखावाटी में, और दोस्तों उसका नाम है खेतड़ी महल। एकदम क्लियर।
और पूछा जाए कि खेतड़ी महल कहाँ है तो आप क्या बताओगे? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। और इसे कहा जाता है शेखावाटी का ताजमहल। इसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी का ताजमहल। किसे? खेतड़ी महल को। एकदम क्लियर। और दोस्तों इसी खेतड़ी महल में, दोस्तों इसी साहब आपके साथ खेतड़ी महल में कौन आए थे? नरेंद्र नाथ दत्त आए थे। दोस्तों इसी खेतड़ी महल में कौन आए थे? नरेंद्र नाथ दत्त का आगमन हुआ था। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, इन्हें इतिहास में जाना जाता है विवेकानंद के नाम से। दोस्तों जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, इन्हें दोस्तों इतिहास में जाना जाता है विवेकानंद के नाम से। और पूछा जाएगा कि इन्हें ये नाम किसने दिया था? खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। पूछा जाएगा कि इन्हें ये नाम किसने दिया था? खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के द्वारा इन्हें ये नाम दिया गया था विवेकानंद। एकदम क्लियर। और दोस्तों खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सहयोग से ही, दोस्तों खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के साथ सहयोग से ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। एकदम क्लियर दोस्तों। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त को नाम दिया गया विवेकानंद, और महाराज अजीत सिंह के सहयोग से ही विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। एकदम क्लियर। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। एकदम क्लियर। दोस्तों याद रखना ये सब आपके बातें बहुत काम की हैं। ठीक है, भाग लिया था। चलो आगे, अगली बात। ठीक। और दोस्तों साहब आके पूछा जाए कि अगला महल साहब कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान में एक ताजमहल और है और उसका नाम है काका जी की दरगाह। ठीक दोस्तों, एक है काका जी की दरगाह। और दोस्तों जो काका जी की दरगाह है ना, ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जो काका जी की दरगाह ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों इस विषय पर, तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। एकदम क्लियर दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। ठीक, समझना। कोटा के प्रमुख महल जगमंदिर, अभिड़ा महल, अबली का महल, ब्रजविलास महल। और दोस्तों जो अबली मिणी का महल है वो कहलाता है हाड़ौती का ताजमहल, बनाया था हाड़ा मुकुंदराव ने। क्लियर दोस्तों। राजस्थान में प्रमुख ताजमहल है जसवंतथड़ा जोधपुर में, अबली मिणी का महल कोटा में, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। खेतड़ी महल साहब आपके शेखावाटी का ताजमहल कहलाता है। और इसी खेतड़ी महल में कौन आए थे? नरेंद्र नाथ दत्त, जो क्या कहलाते हैं? विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद का नाम दिया था खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने, और महाराज अजीत सिंह के सहयोग से ही विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, 1893 में। और दोस्तों एक ताजमहल है काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। और दोस्तों साहब आपके इसे कहा जाता है दोस्तों अबली मिणी, दोस्तों इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल। दोस्तों साहब क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल। डन दोस्तों। चलो आगे। और दोस्तों फिर बात आती है कि कोटा जिले का प्रमुख मेला कौन सा है। ठीक, पूछा जाएगा कि कोटा जिले का प्रमुख मेला कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम तब आपके कोटा के मेलों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख मेला है दोस्तों उसका नाम है दशहरा। दोस्तों जो कोटा का प्रमुख मेला है उसका नाम क्या है? दशहरा। पूछा जाएगा कि जो दशहरा है इसका आयोजन कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। पूछा जाए कि जो दशहरा मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि दशहरा मेले का आयोजन कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को कहा जाता है। ठीक दोस्तों जो दशहरा मेला है ना, ये भारत का दूसरा, दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला कहलाता है। दोस्तों जो दशहरा मेला है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला कहलाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो दशहरा मेला है इसे कहा जाता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला। फिर बात आती है कि अगर ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला है तो भारत का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ भरता है? अगर ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा मेला है तो भारत का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भारत का सबसे बड़ा दशहरा मेला भरता है, भारत का जो सबसे बड़ा दशहरा मेला भरता है
क्लियर दोस्तों, वो भरता है मैसूर में। एकदम क्लियर दोस्तों, कहाँ भरता है? मैसूर में। और दोस्तों इसे कहा जाता है कुल्लू औ का मेला। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? कुल्लू औ का मेला। एकदम क्लियर। और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहलाता है। क्लियर दोस्तों, फिर बात करते हैं साहब आपके दशहरे के अलावा कोटा में दूसरा कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ कोटा में साहब आपके एक मेला और प्रसिद्ध है, और दोस्तों इसे कहा जाता है सांगोद का नहान। क्या कहा जाता है? सांगोद का नहान। पूछा जाएगा कि जो सांगोद का नहान है इसका आयोजन कब किया जाता है? पूछा जाएगा कि सांगोद का नहान का आयोजन कब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? होली के 12वें दिन। पूछा जाए कि जो सांगोद का नहान है इसका आयोजन कब किया जाता है? होली के 12वें दिन किया जाता है। और पूछा जाए कि जो सांगोद का नहान है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों पूछा जाएगा कि जो सांगोद का नहान है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? राणा सांगा की स्मृति में। दोस्तों जो सांगोद का नहान है ये राणा सांगा की स्मृति में मनाया जाता है। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि ये किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? राणा सांगा की स्मृति में। अच्छा दोस्तों, अगर हम कोटा के स्मारक की बात करें तो साहब आपके स्मारकों में साहब आपके कोटा में एक मीनार बहुत प्रसिद्ध हैं, और दोस्तों ये अक्सर पूछी भी जाती हैं। और पूछा जाए कि कोटा में कौन सी मीनार प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या बताओगे? कि साहब कोटा में नेहर खां की मीनार बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों कोटा में पूछा जाए कौन सी मीनार प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे? कि कोटा जिले में नेहर खां की मीनार बहुत प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि कोटा में कौन सी मीनार प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे? नेहर खां की मीनार बहुत प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि कोटा जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं। पूछा जाए कि कोटा जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं, कोटा जिले की प्रमुख हवेलियां। ठीक, तो फिर दोस्तों अगर कोटा जिले की साहब आपके हवेलियों की बात की जाए, तो दोस्तों कोटा जिले दोस्तों अगर हवेली की बात की जाए तो दोस्तों साहब आपके यहाँ एक तो है झाला हवेली, झाला जालिम सिंह के नाम से। एक तो है यहाँ झाला हवेली। दोस्तों एक है यहाँ बड़े देवता की हवेली। एक तो झाला हवेली है, एक बड़े देवता की हवेली है। ठीक, और दोस्तों साहब आपकी यहाँ एक हवेली और है, और उसका नाम है माणक हवेली। एक हवेली और है और उसका नाम क्या है दोस्तों? माणक हवेली। क्लियर। और दोस्तों जो माणक हवेली है ना दोस्तों ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसी हवेली में केसरी सिंह बाराहट का देहांत हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, इसी हवेली में केसरी सिंह बाराहट का देहांत हुआ था। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों चूंकि इस हवेली में केसरी सिंह बाराहट का देहांत हुआ था, और तब आपकी इसी कारण इसे कहा जाता है बारहट जी की हवेली। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? बारहट जी की हवेली। और पूछा जाए कि देहांत कब हुआ था? 1941 में। कब हुआ था? 1941 में। ठीक दोस्तों, जो केसरी सिंह बारहट है ना इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। दोस्तों जो केसरी सिंह बारहट है इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। ठीक, तो दोस्तों केसरी सिंह बाराहट के भाई का नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, पुत्र का नाम तो प्रताप सिंह और भाई का नाम क्या था? जोरावर सिंह। ठीक, और दोस्तों प्रताप सिंह बाराहट भी शहीद हुए थे, जोरावर सिंह बाराहट भी शहीद हुए थे। तो केसरी सिंह बाराहट एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हुआ था। ये प्रश्न बनता भी है कि निम्न में से वह कौन सा क्रांतिकारी है जिसका संपूर्ण परिवार देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ था? केसरी सिंह बाराहट। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो प्रताप सिंह बाराहट हैं, इन प्रताप सिंह दोस्तों जो प्रताप सिंह बाराहट हैं इन प्रताप सिंह बाराहट का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों जो प्रताप सिंह बाराहट है ना इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, किंतु एक माँ के आंसू पहुँचने के लिए या अथवा एक माँ की खुशी के लिए मैं 1000 माँओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था? प्रताप सिंह बाराहट ने। और दोस्तों जो जोरावर सिंह बाराहट है ना इन जोरावर सिंह बाराहट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों जो जोरावर सिंह बाराहट हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बाराहट
भारत को। जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे, उसी प्रकार जोरावर सिंह भारत भी आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए थे साहब, इसलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। एकदम क्लियर दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ तक की तो बात हो गई। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो कोटा है दोस्तों, बात आती है कोटा चित्रशैली की। दोस्तों फिर बात आती है कोटा चित्रशैली की। एकदम क्लियर। अब अगर दोस्तों हम कोटा चित्रशैली की बात करते हैं तो बात आती है कि कोटा चित्रशैली का आरंभ कब हुआ। तो आप क्या बताओगे कि जो कोटा चित्रशैली है इसका आरंभ हुआ था हाड़ा राम सिंह के समय। जो कोटा चित्रशैली है इसका आरंभ किसके समय हुआ था? हाड़ा राम सिंह के समय कोटा चित्रशैली का आरंभ हुआ था। फिर बात आती है कि जो कोटा चित्रशैली है इसका स्वर्णकाल पूछा जाएगा कि कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल, तो आप क्या बताओगे? उमेद सिंह का शासनकाल। पूछा जाए कि कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो उमेद सिंह का शासनकाल कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। समझ जाना दोस्तों। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो कोटा चित्रशैली है दोस्तों, जो कोटा चित्रशैली है ये किससे प्रभावित है। पूछा जाए कि कोटा चित्रशैली किससे प्रभावित है, तो दोस्तों देखना जो कोटा चित्रशैली है ना ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। दोस्तों जो कोटा चित्रशैली है ये किससे प्रभावित है? वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। जो कोटा चित्रशैली है ये प्रभावित है, किससे प्रभावित है? वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। समझ जाओगे क्या? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि कोटा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। पूछ लिया जाए कि कोटा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, तो आप क्या बताओगे? डालू। ये कोटा चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था। फिर बात आती है कि कोटा चित्रशैली की विशेषता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो दरबारी दृश्य, एक तो दरबारी दृश्य, ठीक, और दोस्तों एक शिकार दृश्य। एक तो दरबारी दृश्य और एक शिकार दृश्य, ये कोटा चित्रशैली के प्रमुख विशेषता हैं। आरंभ हुआ हाड़ा राम सिंह के समय, स्वर्णकाल उमेश सिंह का शासनकाल, प्रभावित वल्लभ संप्रदाय से, प्रमुख चित्रकार डालू, विशेषता दरबारी दृश्य और शिकार दृश्यों को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि कोटा जिले में कौन सी लोक देवी पाई जाती है। दोस्तों बात आती है कि कोटा जिले में कौन सी लोक देवी का मंदिर है, तो दोस्तों ना कोटा जिले की सब आपकी जो प्रमुख लोक देवी है ना वो है डाढ़ देवी। दोस्तों कोटा जिले की सब आपकी जो प्रमुख लोक देवी है वो सब आपकी कौन सी है? डाढ़ देवी। पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि कोटा जिले की प्रमुख लोक देवी कौन सी है। क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि जो कोटा जिले की प्रमुख लोक देवी है उसका नाम है डाढ़ माता। क्या नाम है? डाढ़ माता। क्लियर। और दोस्तों जो डाढ़ माता है ना ये कोटा के शासकों की कुल देवी कहलाती हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। जो डाढ़ माता है ये कोटा के शासकों की कुल देवी कहलाती है। समझ जाओगे क्या भैया? एकदम क्लियर यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि कोटा जिले में प्रमुख शिलालेख कौन कौन से पाए जाते हैं। दोस्तों बात आती है कोटा जिले में कौन कौन से शिलालेख प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ दो शिलालेख प्रमुख रूप से पाए गए हैं। एक तो है बड़वा स्तंभ लेख। एक तो कौन सा है? बड़वा स्तंभ लेख, और एक है कंसुआ शिलालेख। बड़वा स्तंभ लेख और कंसुआ अभिलेख दोस्तों कोटा जिले के प्रमुख शिलालेख हैं। और इस कंसुआ अभिलेख में मौर्य शासक धवल का उल्लेख किया गया है, और राजस्थान का एकमात्र शिलालेख जिसमें कि किसी मौर्य शासक का नाम मिलता है तो वो कौन सा है? कंसुआ शिलालेख। समझ जाओगे क्या दोस्तों? एकदम क्लियर दोस्तों। ये थी सब आपके कोटा जिले की विशेषताएं। दोस्तों ये थी दोस्तों कोटा जिले की विशेषताएं और दोस्तों कोटा की सामान्य परिचय। ठीक दोस्तों, अब एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरह। कोटा राजस्थान का कानपुर, फव्वारों का शहर, शैक्षणिक नगरी राजस्थान का नालंदा, ये पूरी बात मैंने आपको अच्छी तरह बता रखी है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, हेलसांग की पूरी घटना हमने चर्चा कर ली थी। ठीक, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूर बैठ खड़ा हुआ हूँ। कोटा का नामकरण, कोटा की स्थिति विस्तार पे हम चर्चा कर चुके हैं। साक्षरता की दोस्तों मैंने अच्छी तरह बताया था, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत काम की बातें हैं। नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। ठीक, और दोस्तों
कोटा के बांध बता चुके हैं, कोटा की परियोजना, कोटा के मंदिर हम पढ़ चुके हैं। कोटा के चारचौमा मंदिर जो भी मंदिर है आपको मैंने बता दिया है अच्छी तरह, इनको दोस्तों याद रखना। मथुराधीश का मंदिर भी है, वल्लभ संप्रदाय केंद्र है। हस्तशिल्प में कोटा डोरिया की साड़ी है दोस्तों। उद्योगों पर हम चर्चा कर चुके हैं। मेजर बटन की छतरी पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये सब कोटा की विशेषताएं हैं। प्रमुख महल पढ़ चुके हैं दोस्तों हम, इनको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, मेले के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों चित्रशैली के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था जिला कोटा, कोटा जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है काव्य क्लासेस के ये प्रयास राजस्थान जिला दर्शन के रूप में आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इन प्रयासों को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी काव्य क्लासेस के वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी है या और सुधार कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए उत्साह का काम करते हैं, संजीवनी बूटी का काम करते हैं, हमें प्रेरित करने का काम करते हैं। आप जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति करें, उन्नति करें, अपने सपनों को साकार करें, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।